May I come in, ma'am? आइए। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. टेक योर सीट। Thank you, ma'am. कल्पेश शर्मा, Yes, ma'am. बहुत ही सुंदर और यूनिक नेम है। Yes, ma'am. कल्पेश। कल्पेश का अर्थ क्या होता है? Ma'am, this word Kalpesh is made up of two words. One is Kalpa and other is the Ish. So, Kalpa is a unit of time in Brahma's context that one day of the Brahma is equal to 3.4 billions of years, of annual years. So, that the lord of that particular period is called Kalpesh, ma'am. ओके, भगवान, Yes, पूर्णता का प्रतीक, Yes, संपूर्णता का, पूर्णता का स्वामी कहलाता है कल्पेश। जी मैम। आपकी जन्म तिथि 13 अप्रैल है। जी मैम। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व बताएं। जी मैम, इस दिन 13 अप्रैल 1919 को अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंस हुआ था हमारे भारत में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और सेकंड, इस दिन मैम जो अमेरिका के जो विचारक हैं श्री थॉमस जेफरसन, उनका भी जन्म इसी दिन हुआ था और खालसा पंथ की स्थापना भी इसी दिन हुई थी मैम। तो ये काफी सिग्निफिकेंट डे है। जी मैम। आप जयपुर से हैं? जी मैम, मैं अभी 10-12 साल से जयपुर में निवास कर रहा हूँ। उससे पहले मैं जालौर जिले में रहता था। जी, जालौर जिले में। जी मैम। आपने बीटेक किया है? जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग? हाँ जी मैम। आपकी ब्रांच। जी। इस ब्रांच में किस किस मशीनों के अतिरिक्त और किसका अध्ययन होता है? क्या आपके इसमें ऑटोमोबाइल्स आता है? वैमानिकी का मैम इंजन वाला जो पार्ट है वो आता है, और इसके साथ प्रबंधन भी आता है। मैनेजमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम लोग। क्या आपने इसमें रेफ्रिजरेशन पढ़ा है? जी मैम। ये क्या है, थोड़ा समझें। मैम, रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस से हम उसमें से हीट निकाल दें तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है कि उस कन्फाइंड स्पेस का। तो इसी प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन कहते हैं मैम, जनरल टर्म्स में। ओके। अभी वर्तमान में आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं? हाँ जी मैम। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जी। फिर आप आरएस बनना क्यों चाहते हैं? मैम, ये सिविल सर्विसेज में आना मेरा सपना काफ़ी पुराना है। मैंने स्कूल टाइम में ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि सिविल सर्विसेज में आना है। तो उसके पश्चात अभी ये मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद उम्मीद होती है हमारे समाज में कि बच्चे अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये जॉब जो है मैम मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रख रही है, और उसके साथ साथ मैं अपनी तैयारी भी कर पा रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने स्कूलिंग टाइम से अपना सपना बनाया आरएएस के लिए, तो आपने जो ग्रेजुएशन की वो आपका फील्ड इंजीनियरिंग का है। जी मैम। तो इंजीनियरिंग वाला फील्ड आप प्रशासनिक सेवा में किस प्रकार से देखते हैं कि क्या मदद करेगा, ये आपको किस प्रकार कर सकता है? जी मैम, अभी फिलहाल में यदि हम इंजीनियरिंग की कोर चीज़ों की बात करें तो उनका इस्तेमाल होना बहुत ही कम होता है, लेकिन जो साइड वाली चीज़ें हैं जैसे कि हम प्रबंधन पढ़ते हैं वो बहुत ही व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि हम अभी कोरोना वैक्सीन की बात कर लें तो मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, तो मेरे को पता है कि कहाँ पर कितनी किस डिमांड आ सकती है या क्या क्या फैक्टर उसको इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में मैम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्थापना कब हुई थी? मैम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, माफ कीजिए मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। भारत की पहली रक्षा मंत्री ध्यान है? महिला, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ही थी मैम। अच्छा, और अभी आपके इसमें रक्षा मंत्रालय में कोई नया पद सृजन हुआ है? जी मैम। किस नाम से? उसको मैम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, और वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी रहेंगे। तो अभी कौन है? अभी मैम जनरल बिपिन रावत जी हैं मैम। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? मैम श्री मैथ्यू थे, मेरे को पूरा नाम उनका याद नहीं आ रहा मैम। कोई बात नहीं। जी मैम। अच्छा, जयपुर के बारे में बताएं। जयपुर में ऐसे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जो सबको लुभाते हैं? क्योंकि जयपुर को अभी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। इसके पीछे क्या क्या है ऐसे जयपुर में? मैम इसके पीछे जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया है उसका तो मेन रीजन जो है, जो पुराना जयपुर की बसावट है, जो कि चौपट्स हैं वहाँ पर काफ़ी सारे जो ग्रिड पैटर्न पर जो बसाया गया है शहर, वो है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे हवा महल है,
अल्बर्ट हॉल है, आमेर फोर्ट है, गलता जी हैं, ये काफी सारे दर्शनीय स्थल हैं जो लोगों को लुभाते हैं मैम। आपने विश्व प्रसिद्ध कोई वेधशाला सुनी है जयपुर में? क्या नाम है उसके बारे में बताएं। जी मैम, ये जंतर मंतर है, यह सवाई जयसिंह टू ने एस्टेब्लिश किया था, और ऐसी ऐसी 4 और वेधशाला हैं अपने भारतवर्ष में। तो और ये जो वेधशाला, ये सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी मानी जाती है मैम, और इसमें कुछ यंत्र हैं जैसे सम्राट यंत्र, राम यंत्र, वो अलग अलग सूचनाएं एकत्रित करने में काम आते हैं मैम। अच्छा, जयपुर का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? मैम सर मिर्जा इस्माइल खान को माना जाता वेरी है। गुड, मिर्जा इस्माइल। थैंक यू मैम। आपके जयपुर राजवंश से कोई फेवरेट राजा रहे हैं? मैम सवाई जयसिंह 2 ही मैं कहूँगा कि वो फेवरेट हैं मैम। कारण बताएं। क्योंकि मैम उन्होंने एक तो पहले इतना अच्छा शहर बसाया जो कि उस टाइम पर कल्पना करना भी मुश्किल था। दूसरा, उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे वेधशालाएं बसाई, और अलग अलग नेचर पर भी उन्होंने उस टाइम पर ध्यान दिया। और उन्होंने जो शिफ्ट की थी राजधानी आमेर से जयपुर में, वो भी एक साइंटिफिक रीजन पर ही थी बेसिस थी कि क्योंकि पेयजल वहाँ पर कम था, इस वजह से उन्होंने यहाँ बसाया था। तो ये सारी चीज़ें उस काल के हिसाब से काफ़ी आधुनिक थी मैम, इसलिए मुझे वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जयपुर का कोई पुराना नाम? मैम जयनगर कहते थे जयपुर जयनगर को। कहते जी। थे। अच्छा, इस जयपुर में आर्ट एंड कल्चर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई, जिनका नाम आता है तो जयपुर का नाम आता है? कोई आर्ट एंड कल्चर में ऐसा ध्यान है आपको? जी मैम, सांगानेर का हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, बगरू का हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, और ब्लू पॉटरी है, वो भी काफी प्रसिद्ध है मैम। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? मैम मुझे ज्ञान नहीं है मैम, इसका माफ कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। जयपुर की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज जी मैम, इस खाने में हो, देखने में हो, घूमने जाने का मन करता हो? ये जयपुर का मैम जो मिक्स्ड नेचर है, जैसे कि एक नेचुरल भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नाहरगढ़ फोर्ट हो गए, जयगढ़ फोर्ट, हरियाली भी बहुत सारी है। उसके साथ साथ हम आधुनिकता की तरफ भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आईटी का हम सेक्टर का हब हैं, सेज हैं, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर जो है, जो जयपुर को एक आइडियल शहर बनाता है मैम रहने के लिए। तो ये चीज मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, आपको जयपुर में रहते हुए कितना समय हुआ है? मैम मैं 2010 से यहाँ निवास कर रहा हूँ, तो 11 वर्ष हो चुके हैं। दिल्ली में जॉब कब से कर रहे हैं ये आप? मैम दिल्ली में मैंने जनवरी 2021 में ही जॉब ज्वाइन की है। अभी रिसेंटली? जी मैम। अभी रिसेंटली? जी मैम। उससे पहले जयपुर में ही थे आप? जी मैम। तो आपको आर्ट एंड कल्चर में और कुछ ध्यान नहीं आ रहा ब्लॉक प्रिंटिंग के अलावा? स्पेशल कौन सा ऐसा त्योहार है जो बहुत धूमधाम से जयपुर में मनाया जाता है? जी मैम, गणगौर की सवारी होती है तीज पर, श्रावणी तीज पर, तो वो काफी फेमस है। गणगौर प्रसिद्ध है। जी मैम। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। अच्छा, इधर कोई ऐसी घटना हुई है विश्व स्तर पे, कोई नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं? जी सर, अभी काफी देशों में बने हैं, जैसे अभी ईरान में अभी फिलहाल ही कल परसों चुनाव जो हुए उसमें बने हैं नए। क्या नाम है उनका? उनका नाम सर श्री इब्राहिम राइसी है। अच्छा, वो इब्राहिम राइसी। इनको कट्टरपंथी कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी सर, ये इब्राहिम राइसी जो थे, ये पहले जुडिशियल हेड हुआ करते थे ईरान के ही। तो उस टाइम पर इनका जो डिसीजंस होते थे वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में होते थे, और वो जो उनके सुप्रीम लीडर हैं श्री अयातुल्ला खोमेनी, उनके फेवर में ही हमेशा उनके डिसीजन आते थे। तो इस वजह से उनको कट्टरपंथी कहा जाता है सर। इकोनॉमिक्स के फील्ड में आपका इंटरेस्ट है? जी सर। अच्छा, अभी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 अरब डॉलर को पार कर गया, जी है ना? इससे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कुछ ही कंट्रियों के पास है। नाम बता सकते हैं? सर, चाइना के पास ज़्यादा है, हमारे से काफ़ी ज़्यादा है, और जापान के पास भी हमसे ज़्यादा है सर। ये 2 कंट्रीज मुझे याद हैं सर। भारत चौथे नंबर पर, एक कंट्री और बच रहा है, स्विट्जरलैंड। जी ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी? सर, भारत में उदारीकरण की शुरुआत छठे 5 ईयर प्लान में हो गई थी वैसे 1980 के दशक में, लेकिन जो फॉर्मली जो इनेक्ट हुआ वो 1991 में हुआ था सर। 1991 में हुआ था। यस। उदारीकरण क्या है?
उदारीकरण एक नया सिस्टम है इकोनॉमी चलाने का, जिसमें कि गवर्नमेंट का रोल है कंट्रोल और रेगुलेट करने में कम हो जाता है, और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने हिसाब से व्यवसाय को चलाएं, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चला सकते हैं। अच्छा, उदारीकरण में एक टर्म सुनने को मिलता है विनिवेश, जानते हैं विनिवेश क्या होता है? सर इन्वेस्टमेंट को विनिवेश कहते हैं शायद सर। मैं जैसे कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जी, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को या तो सेल कर दिया जाता है या तो उसमें अपनी कुछ भागीदारी बेच दी जाती है जी, प्राइवेट सेक्टर को, उसको क्या बोलते हैं? उसको सर डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं सर। और उसके अंडर जो भी गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, उनको या तो बेचा जाता है या फिर उनका जो कंट्रोल है वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे फिलहाल में अभी भारत पेट्रोलियम की बात चल रही है और एयर इंडिया की बात काफी समय से चल रही है सर। अच्छा, क्या कारण है कि जब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के हैं वो लगभग या तो जीरो प्रॉफिट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है या घाटे में चले गए हैं, लेकिन उन्हें जब प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाता है तो वो प्रॉफिट में आ जाते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? सर इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। जैसे कि यदि सामाजिक तौर पर बात करें तो ये जो एंटरप्राइजेज थे इसमें से ये काफ़ी सारे सामाजिक लक्ष्य हासिल करने के लिए भी लगाए गए थे। जैसे कि अपने बिहार झारखंड में ऐसे एंटरप्राइजेज लगाना। और सर दूसरा रीजन है इसमें, जैसे गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है और उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाती, जो कि उनके लिए बहुत ही एसेंशियल होती है, जिससे वो अपने निर्णय तुरंत ले सकें। और ये उसमें ब्यूरोक्रेटिक उसमें फंस जाते हैं सर, निर्णय जल्दी नहीं ले पाते। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो सही नहीं है, ऑटोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो ज़्यादा सही है कंट्री के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस से आप बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो घाटे में चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप है वो सही नहीं है, ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। सर माफ़ कीजिए सर, मैं इस तर्क से असहमत हूँ सर, क्योंकि जो भारत जैसे डाइवर्स नेशन में सर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यू का रेस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है सर, जिससे कि भारत एक सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म तक चलता रहे एज ए सिस्टम। और सर जहाँ तक ये इनकी घाटे की बात है सर PSUs के, तो इसमें ये कह सकते हैं कि संविधान की प्रेम्बल क्या है, आप बता सकते हैं कुछ शुरुआत? सर मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ? Yes, of course, you can define. Thank you, sir. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a democratic, socialist. Democratic and socialist. Yes, sir. What do you mean by socialist? सर यहाँ प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट शब्द इस्तेमाल हुआ उसका मतलब समावेशी विकास या समावेशी प्रबंधन है देश का। तो इसमें सर हर पर्सन है, इंडिविजुअल सिटीजन है, उसको सारे वो राइट उपलब्ध हैं जो कि किसी हायर रैंक पर उपलब्ध हैं, और उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए एक अपने आप को विकसित करने के लिए। तो सर ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है सर। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन संविधान में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं, तो क्या ये इक्वलिटी का वायलेशन नहीं हो जाता है? जी सर, ये प्राइमा फेसी असल दिखता है कि ये इक्वालिटी का वायलेशन है, लेकिन यदि हम इसकी जड़ में जाएं तो हमें दिखता है कि उनका जो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे सपोज करो सर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो उनका जो जहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही लो लेवल है सर। तो उनको ऊपर लाने के लिए, एक ही लेवल पर लाने के लिए जनरल या अदर कैंडिडेट्स के साथ में हमें उस प्रोविजन की जरूरत है सर। किस आर्टिकल में विशेष उपबंध करने के लिए प्रावधान किए गए हैं संविधान के? ये सर आर्टिकल 15 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 16 में भी दिए हुए हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। Kalpesh, यस मैम। what is India's nuclear energy program? Tell me. Yes, ma'am. Ma'am, India's nuclear energy program has been in existence since our independence only. Okay. Like our Dr. Bhabha was there, and now we are planning to go toward the third level of the third stage of the nuclear program. Like Third stage means? ma'am, in the third stage we use the How many stages are there total? Ma'am, there are 3 stages of the Can you nuclear. define all the 3 stages once? Yes, ma'am. In the first stage,
the nuclear enrichment is done. Okay. And in the second stage, the enriched uranium is used and disintegrated to generate the energy. Okay. And in the third stage, the products which we get in the second stage, they are used in the third stage. So now we are in third stage. Is it called 3R concept? Do you have any idea about this 3R concept in this? What are these 3 R's Sorry, ma'am. we stands for? Thank Okay, you. no problem. किस प्रिंसिपल पर हाइड्रोजन बम और एटम बम काम करते हैं? मैम मुझे एटम बॉम्ब का तो आइडिया है, लेकिन माफ कीजिए, मुझे चलिए आप एटम बम का बताइए. यस मैम, एटम बॉम्ब में जो होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वो अनकंट्रोल्ड होती है, और कोई भी डेटोनेटर उसको एक बार स्ट्राइक कर देता है, यूरेनियम या उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल. न्यूक्लियर फिजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है? मैम न्यूक्लियर फिशन होता है इसमें. फिजन होता है. Yes. कैन यू डिफाइन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन? Yes, ma'am. In the nuclear fission, the atom is broken into the different parts through a detonator. Okay. And in the nuclear fission, two different nuclei come together and they combine. And in this process, the energy is released. Are you sure about it that you are saying perfectly that what is fission and what is fusion? Just give a thought. Fission. Fission में दोनों मिलते हैं या अलग होते हैं? विखंडन होता है या संलयन होता है? Ma'am, fusion means संलयन होता है. Exactly. Yes, ma'am. Okay. अभी 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होने की बात आ रही है. Yes. 40-30-30 जो क्राइटेरिया रखा है, अकॉर्डिंग टू यू कितना परफेक्ट है ये क्राइटेरिया? मैम जैसी अभी स्थिति बनी हुई है कि जहाँ पर हम एग्जाम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैम ये क्राइटेरिया काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि ये 30% हम 10th का भी वेटेज दे रहे हैं और 30% 11th का भी दे रहे हैं और 40% हम 12th. अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसने 10th में बिल्कुल मेहनत नहीं की है, 11th में बिल्कुल मेहनत नहीं की है, लेकिन 12th में आपने पूरी जान लगा दी है पढ़ाई करने के लिए, सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल एंड यू कैन गेट एडमिशंस इन सम good universities or in courses, for in that situation, what's your thought? Do you have the same thought process for this result? Yes, ma'am, I have the same thought process, because the government has given them the another chance. If you want to improve upon the earlier score, you can appear in the next year also, or in the later situation when the But an year matter a lot for a student. An year. If he will go for next year, then it will be a wastage of a year for him or her. So do you really think that it is worth? And being a parent, what you said about that? Yes, ma'am, it will be a difficult situation for a parent to accept this thing. However, ma'am, keeping the larger interest in the mind, that the majority of the students score almost same or in the same range, ma'am. आपके पास एक स्केल है जिससे आप कुछ मेजर कर सकते हैं, लाइक पोजीशन, योर पोजीशन इन सोसाइटी, योर वेल्थ, एनीथिंग. वो क्या चीज होगी जिससे आप मेजर करना चाहेंगे लाइफ में? मैम जो अपनी फ्रीडम है सोसाइटी में, अपने जो विशेष हैं उनको एक्सरसाइज करने की, और मेरे द्वारा मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी में, ये दो पैरामीटर्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगा. और ये जो आइडेंटिफाई पैरामीटर्स होंगे, इनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप अपने सोसाइटी को किस तरह से सर्व करेंगे पॉजिटिवली? अगर आपको पता चलता है कि आपको अच्छी फ्रीडम है, यू कैन डू एनीथिंग, तो आप उस चीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? मैम इसको मैं वेरियस जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में उनके लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा. जैसे कि विमेन की बात करें तो उनका जो एजुकेशन स्टेटस है वो बहुत लो है, और उस वजह से मैम उनके ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और वो ओवरऑल जो सोसाइटी में डिग्रेड हो जाती हैं. तो मैम उनकी एजुकेशन पर फोकस करना चाहूँगा. सेकेंड थिंग मैम, जो अपने पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित. आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वुमेन एजुकेशन को एम्पावर नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे मेल का हाथ है? Yes. अगर मेल प्रॉपरली एजुकेटेड होगा तो वो एक वुमन को एजुकेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे. तो आप प्रॉपर मेल को एजुकेट क्यों नहीं करते? मैम मेल को एजुकेट करना भी जरूरी है, और उनके साथ साथ
वुमेन को भी एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मेरी एजेंसी क्या है, मैं अपने राइट्स को कहाँ पर रखूं जिससे वो एक्सेप्ट होंगे। और मैम मेल, बहुत सारे एजुकेटेड मेल हैं जो वो भी ये प्रैक्टिस करते हैं वुमेन के अगेंस्ट इनसेंसिटिविटी। तो मैम उस एंगल को भी हमें देखना पड़ेगा। तो वुमेन को खुद ही अपना जो है वो। एक लास्ट क्वेश्चन, यस मैम, एजुकेशन में ऐसा क्या चेंज करना चाहेंगे कि हमारी एजुकेशन ओनली थ्योरेटिकल ना रह के थोड़ी सी सेंसिटिव हो और इमोशनल लेवल पे भी हमें इम्पैक्ट करना शुरू करे? मैम इसमें इसके लिए हमें एजुकेशन के सारे लेवल्स पर हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड ओनली वी हैव टू वर्क लाइक जो बच्चे लोग हैं उनको एक्सप्रेस करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में माता पिता उनको डांट कर पीट कर समझा देते हैं और उनको बोलने नहीं देते, जबकि यदि हम उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका देंगे तो वो अपनी जो भावना है उनको व्यक्त कर पाएंगे और जिससे उनके अंदर जो कुंठा की जो भावना होती है वो कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम मैम जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें जो जेंडर एडजस्टमेंट का जो इश्यू आता है उसको हैंडल करने के लिए हमें दोनों जेंडर्स के बीच में सेंसिटिविटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मैम वही वो टाइम होता है, उस टाइम पर जो बच्चा होता है, जो खासकर मेल चाइल्ड, वो क्या कहते हैं प्रिजुडाइसेस डेवलप कर लेता है वुमेन के अगेंस्ट, क्योंकि वो एडोलसेंट एज होती है। और मैम हायर एजुकेशन लेवल पर भी हमें इसे करना चाहिए, जिससे कि मिक्स्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे को-एड एजुकेशन होगी तो काफी बेहतर होगा। थैंक यू कल्पेश। थैंक यू मैम। कल्पेश जी, यस मैम। आज 21 जून है, जी विश्व योग दिवस है, जी योग के महत्व को बताएं। जी मैम, योग का महत्व हमारे प्राचीन काल से ही काफी इम्पोर्टेंट रहा है हमारी सोसाइटी में। और आजकल जो लाइफस्टाइल हम अपना रहे हैं, जहाँ पर हम बहुत ही तेज गति से बढ़ने की ओर भागते हैं, तो मैम ये जो योग है वो हमारी एंग्जाइटीज और डिप्रेशन और जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा केटर कर देता है। और जो शारीरिक हमारे जो फिजिकल वेल बीइंग है उसको भी वो देखता है, क्योंकि हमारी जो इसमें प्राणायाम वगैरह भी होते हैं, तो जो खून की सप्लाई है बॉडी में वो सब अच्छे से होती है मैम। तो इसका सारे लेवल पर मैम अच्छा महत्व है अभी। अच्छा, योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से? मैम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है और अभी ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस योग दिवस की थीम क्या है? मैम योगा फॉर वेलनेस। हाँ यस मैम। ओके, आपके कोई सबल पक्ष बताएं। सॉरी मैम। आपके गुण बताएं जी। आपकी कमजोरियां भी साथ साथ बताएं। जी मैम। वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं ना। जी 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 मैम, स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा यह है कि मैं हॉस्टाइल कंडीशंस जो होती हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, उसमें भी मैं अच्छे से काम कर लेता हूँ। और सेकंड है कि मेरे को मतलब सोसाइटी से ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है मैम, तो मैं एम्पैथेटिकली मैं लोगों की समस्या हैं उनको समझ पाता हूँ। और मैम कमजोरी की बात करें तो मैम मेरे को ज़्यादा लैंग्वेजेस में थोड़ा इश्यू आता है, मैं ज़्यादा लैंग्वेज में इतना सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं साउथ इंडिया में गया तो वहाँ मैम मेरे को थोड़ा सा ये दिक्कत हुई भाषा समझने में। राजस्थानी भाषा समझने में तो दिक्कत नहीं होती? जी नहीं मैम। जयपुर में कौन सी स्थानीय भाषा बोली जाती है? मैम अगर हम बोलियों की बात करें, भाषा तो एक ब्रॉड स्तर पर होगी। जी। बोली कौन सी बोली जाती है यहाँ? मैम यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। इसको ढूंढाड़ क्षेत्र क्यों कहते हैं? मैम यहाँ पर एक ढूंढ नदी बहती है जयपुर के पास में, तो इस वजह से इसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं मैम। थैंक यू वेरी मच कल्पेश जी।